हेलो दोस्तों, तेनू अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 10 का सारांश या समरी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अध्याय 10 का क्या नाम है? आधारभूत लोकतंत्र। आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। इस अध्याय में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हम पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि शासन होता क्या है। पहला क्या पढ़ेंगे? शासन होता क्या है और क्यों जरूरी है शासन। इसके बाद पढ़ेंगे हम सरकार क्या होते हैं, सरकार क्या होता है और सरकार के अंग क्या है, अंग कितने अंग होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र होता क्या है और भारत में किस तरह की लोकतंत्र है और क्यों हमारा जरूरी है लोकतंत्र होना। तो ये सारा जो टॉपिक है इस अध्याय में दिया गया है और इसी को हम लोग जो महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आप बोल सकते हो कि हमारा मनुष्य, हम मानव कैसा प्राणी है। मानव हमेशा क्या समाज में रहता है, ठीक है, सामाजिक प्राणी है मानव। तो समाज में देखो, भगवान ने सभी मनुष्य की जो बुद्धि है ना, जो बुद्धि है वो अलग अलग दिया हुआ है। चार आदमी एक जगह बैठे हैं तो चारों एक जैसे नहीं सोचते हैं, सबका अलग सोच होता है। तो अलग सोच होता है तो जाहिर सी बात है मतभेद भी होगा, ठीक है, मतभेद भी होगा। तो समाज तो बहुत बड़ा होता है, समाज में कई हजारों लाखों लोग रहते हैं, तो उनमें मतभेद होना कॉमन है। यदि मतभेद होते रहेंगे तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे और फिर हमारा प्रगति नहीं करेगा। तो समाज में अव्यवस्था न फैले, बहुत ज़्यादा मतभेद न हो, इसके लिए शासन जरूरी होता है, ठीक है, एक नियम कानून जरूरी होता है। और इसी विषय पर इस अध्याय में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो परिचय में इस अध्याय में दिया गया है मनुष्य समाज में रहता है और जब बहुत से लोग साथ रहते हैं तो असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में समाज में व्यवस्था और सहयोग बनाए रखने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। हम सबके परिवार में कुछ नियम होंगे, ऐसा नहीं है कि जिसको जो मर्जी है वो करेगा। हमारे परिवार में भी नियम होते हैं, हमारे विद्यालय में भी नियम होते हैं, सड़क पर हम जब गाड़ी चलाते हैं वहाँ भी नियम होते हैं, जहाँ पे कार्यस्थल है, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ भी कुछ नियम बनाते हैं और उनका सबको पालन करना होता है। यदि लोग नियमों का पालन न करें तो समाज में अव्यवस्था, अराजकता फैल जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, शासन का डेफिनेशन दिया गया है, नियम बनाने और उनका पालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को शासन कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। प्रक्रिया यानी प्रोसेस की बात कर रही है। क्या शासन क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है? नियम बनाने, कहाँ? समाज में, समाज में नियम बनाने, उनका पालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को शासन या गवर्नेंस कहते हैं। अब देखो, शासन कौन करता है? सरकार करता है या लोग करते हैं? तो सरकार क्या होता है? सरकार उन व्यक्तियों का समूह या तंत्र है जो नियम बनाते हैं और उन्हें लागू करवाते हैं, ठीक है। सरकार क्या होता है? कुछ व्यक्तियों का समूह। जैसे अभी आप देखोगे तो भारत में जो केंद्र सरकार है वो बीजेपी या एनडीए की सरकार है, ठीक है। तो सरकार उन व्यक्तियों का समूह होता है, यानी एनडीए में जो भी हमारा सांसद हैं और मंत्री हैं
तो मंत्री, सांसद, पीएम ये व्यक्तियों का समूह है। तो सरकार क्या है? उन व्यक्तियों का समूह है या तंत्र है, पूरा सिस्टम है। पार्लियामेंट क्या है? एक सिस्टम है जो नियम बनाते हैं। पार्लियामेंट क्या करता है? नियम बनाता है और उन्हें लागू करवाते हैं। तो सरकार यहाँ पे आप बोल सकते हो इंडिया की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में दोनों ही लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी हैं। तो सरकार उन व्यक्तियों का समूह होता है जो नियम बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं, और नियम बनाने, उनका पालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को शासन कहते हैं। तो दोनों आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं उसे हम कानून कहते हैं। 3 डिफिनीशन दिए गए हैं। पहला शासन का यहाँ पे डिफिनीशन परिभाषा दिया हुआ है, दूसरा सरकार का, और तीसरा यहाँ पे कानून का। महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहा जाता है। फिर आगे है नियम। ऐसा नहीं कि एक बना दिए गए तो हमेशा अनंत काल तक नियम वही रहेंगे। नियम परिवर्तनशील रहते हैं, इसीलिए समय समय पर इनको जरूरत के हिसाब से परिवर्तन करते हैं। आप देखते होंगे पार्लियामेंट में, संसद में हमारे नियम बनते हैं और उसको संशोधन भी समय के साथ किया जाता है। तो सरकार, अभी हम लोग देखिए सरकार क्या है? सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो नियम और कानून बनाते हैं और उनको लागू भी कराते हैं। अब सरकार के, आप देखोगे भारत की सरकार की बात करेंगे तो भारत के सरकार के 3 अंग हैं। वैसे सारे ही मेजर जो कंट्री हैं उन सरकार के 3 अंग हैं जो समाज में व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो सरकार के कौन कौन से 3 अंग हैं? पहला है विधायिका, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तीसरा है न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं ज्यूडिशरी। 3 हमारे सरकार के अंग हैं। विधायिका क्या करती है? नियम और कानून बनाती है। हमारे विधायिका क्या हो गए? संसद में नियम कानून बनता है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, ये जो नियम बनाते हैं उसको लागू कराते हैं। कार्यपालिका क्या करते हैं? नियम जो बनता है उसको लागू करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे क्या हो गया? हमारे सरकार में आप देखोगे तो पीएम, प्राइम मिनिस्टर या उसके जो मंत्री हैं वो हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया। मंत्रिपरिषद जो है वो हमारा कार्यपालिका हो जाता है। और न्यायपालिका क्या हो गए? जुडिशरी, जो हमारा कोर्ट वाला जो सिस्टम है। न्यायपालिका क्या करता है? यदि विधायिका में कोई भी मतभेद हो रहा है कानून में, या कार्यपालिका में मतभेद हो रहा है, तो न्याय उसको दिलाना, या जो नियम कानून बनाए हैं वह सही बन रहा है कि नहीं, सही प्रोसेस से बना है कि नहीं, सबके हित के लिए कि है कि नहीं, वो हमारा न्यायपालिका का काम करते हैं। तो 3 अंग है सरकार, और इसी से हमारी यही जो सरकार है, सरकार क्या है? व्यक्तियों का समूह है। इसमें सब में व्यक्ति होंगे, इसमें भी व्यक्ति होगा, इसमें भी व्यक्ति, इसमें व्यक्ति होंगे। ये हमारी सरकार है जो शासन करते हैं। ठीक है, शासन करते हैं। ठीक है, लोगों को व्यवस्थित करते हैं, समाज में नियम कानून बनाते हैं और उसको लागू करते हैं। तो यहाँ पे विधायिका का काम क्या है? ये सरकार का अंग है। पहला काम क्या है? कानून बनाती है। दूसरा काम क्या है? पुराने कानूनों को संशोधन करती है। तीसरा काम क्या है? जो कानून हमारा अभी ज़रूरत नहीं है, अप्रासंगिक है, उसको समाप्त भी करती है। जैसे अंग्रेजों के ज़माने के बहुत सारे कानून, हजारों कानून को अभी की सरकार उसको समाप्त कर दी है। ठीक है, तो 3 विधायक का काम है: नया कानून बनाना, संशोधन करना, पुराने कानून को समाप्त करना जो अप्रासंगिक है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इसका काम क्या है? कानून को लागू करना। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल है? अभी देखो, केंद्र सरकार में देखेंगे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रीगण।
और पुलिस भी हमारे कार्यपालिका में शामिल है। उदाहरण के लिए साइबर अपराध को रोकने के लिए कार्यपालिका के अंतर्गत साइबर पुलिस की व्यवस्था की गई है। तो कानून को लागू करने के लिए हमें पुलिस की व्यवस्था है, ये कार्यपालिका का पार्ट है। फिर न्यायपालिका क्या करती है, ये भी हमारा सरकार का ही अंग है। न्यायपालिका भी सरकार का ही पार्ट है। अब ये हमारी न्यायपालिका क्या करती है, तय करती है कि कानून तोड़ा गया है कि नहीं। यदि कानून तोड़ा गया है तो अपराधी को क्या दंड मिलना चाहिए। और न्यायपालिका और भी कार्य करती है। कार्यपालिका के निर्णयों तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है। यानी कि अभी जो संसद में कानून जो बनता है उसकी समीक्षा भी करती है कि कानून सही है कि नहीं, सबके लिए हित के लिए कानून बना है कि नहीं, उसकी भी समीक्षा करती है। सबके हित के लिए कानून नहीं बने हैं तो उसको हटा भी देती है न्यायपालिका। तो किसी भी अच्छे शासन तंत्र में ये तीनों अंगों को अलग अलग रखा गया है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तीनों शक्तियां हमारा बैलेंस लेके करती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करती है, बैलेंस भी करती है। तीनों मिलकर समाज के लिए काम करती है। न्यायपालिका बहुत ज़्यादा पावर यूज न कर पाए तो कार्यपालिका और जो विधायिका है दोनों वो भी कंट्रोल करती है। ठीक है, एक दूसरे को नियंत्रण भी करते हैं, संतुलन बनाकर रखते हैं, जिससे कि समाज में अव्यवस्था न फैले और कोई एक दूसरे पे हावी न हो जाए। ठीक है, अभी भारत सरकार की बात करेंगे। भारत सरकार के 3 स्तर होते हैं। एक स्थानीय स्तर, ठीक है, जिसमें हमारा आप देखो कि पंचायती जो हमारा राज्य है वो हमारा स्थानीय स्तर पे है। दूसरा हमारा राज्य स्तर में हमारा आप देखोगे तो मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है राज्य स्तर पर सरकार चलाते हैं। तीसरा हमारा होता है राष्ट्र के स्तर पर केंद्र सरकार, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और उसके मंत्री परिषद होते हैं। तो सरकार के प्रत्येक स्तर में अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है। स्थानीय जो सरकार होती है, जो लोकल समस्याएं होती हैं, जैसे सड़क का निर्माण, ग्राम पंचायत की सड़क निर्माण, ग्राम पंचायत में जो हमारा बिल्डिंग है उसको देख रेख करना, पानी की कोई छोटी मोटी आपदा गांव में आ गई है उसका। राज्य सरकार बड़ी समस्याओं को देखती है, जैसे राज्य के कई जिलों में बाढ़ आ जाता है तो पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई, स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस, ये हमारे राज्य सरकार का काम है। केंद्र सरकार पूरे देश को प्रभावित करने वाले मामले को देखती है, जैसे कोई राष्ट्र में आपदा आ गया है या रक्षा संबंधित हमारा है, विदेश नीति है, परमाणु ऊर्जा है, मुद्रा संचार है, ये सारी केंद्र सरकार देखती है। उदाहरण के लिए देखेंगे, किसी जिले में हल्की बाढ़ आते हैं तो स्थानीय प्रशासन यानी जिला प्रशासन वहाँ पे काम करता है। यदि कई जिले प्रभावित होते हैं तो राज्य सरकार काम करता है। परंतु यदि पूरे प्रदेश में बाढ़ आ गया है तो केंद्र सरकार को यहाँ पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे स्तर वाइज काम आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमारा सरकार काम करता है। अब यहाँ पे और थोड़ा डिटेल दिया गया है। विधायिका जो राष्ट्रीय स्तर पे है भारत में, वो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है जो कानून बनाते हैं। कार्यपालिका राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रपति है, औपचारिक प्रमुख है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक्चुअल कंट्रोल करते हैं। न्यायपालिका आप देखोगे राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम जो कोर्ट है वो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। राज्य स्तर पर आप देखोगे तो विधायिका है, जिसमें विधानसभा हम बोलते हैं विधायिका में, और हमारा विधानसभा होता है। और कार्यपालिका में देखोगे तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। न्यायपालिका में देखोगे राज्य स्तर पर तो उच्च न्यायालय होता है। इस अध्याय में थोड़ा सा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था
और एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे। कब? 1931 में। एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान क्या है? वो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमता के विकास में अहम भूमिका निभाए थे। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी बोला जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भी रहे थे। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक 11वें राष्ट्रपति रहे थे। इनकी विशेषताएं क्या है? राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने शिक्षा और शोध पर अपनी गहरी रुचि बनाए रखा और इनकी सरलता, राष्ट्रभक्ति और समर्पण से लाखों लोगों को प्रेरित किया। युवाओं को भी बहुत सारे संदेश एपीजे अब्दुल कलाम दिए हैं। जैसे बड़े सपने देखने चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इनके जो प्रेरणादायक विचार हैं वो हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने न दें। सपने वे हैं जो आपको सोने न दें। असफलता का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, असफलता का अर्थ है फर्स्ट, जैसे फेल। ठीक है, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इंड का क्या मतलब है? इफर्ट नेवर डाइज, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यदि कहीं पे नो हो जाता है तो आप सुने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। युवाओं को बड़ा लक्ष्य देखना चाहिए और बड़े लक्ष्य की ओर ज्ञान और कठिन परिश्रम करना चाहिए और सतत प्रयास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे। अब हम लोग अध्याय के लास्ट जो हमारा पार्ट है, लोकतंत्र। लोकतंत्र हमारा अंग्रेजी के डेमोक्रेसी से बना है। डेमोक्रेसी, पहला है डेमोस, ये हमारा ग्रीक शब्द है। डेमोस का मतलब है लोक। क्रेटोस का मतलब है शासन या शक्ति। तो ऐसा शासन जो लोगों द्वारा किया जाए, लोगों का शासन हो, ठीक है, जनता के द्वारा जो शासन हो उसे बोलते हैं लोकतंत्र। जनता के द्वारा जो शासन हो उसे बोलते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा हमारा प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? सभी लोग मिलकर सीधे जो करते हैं, किसी डिसीजन लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो सभी लोगों की भागीदारी से होता है, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड का जो लोकतंत्र है ना, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। वहाँ कोई भी कानून बनाना होता है तो सारे जो पब्लिक जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना वोटिंग करते हैं तो कानून बनता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन भारत जैसे ये हमारे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना, छोटे जो देश हैं जिसकी जनसंख्या कम है, वहाँ के लिए सूटेबल है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए प्रत्यक्ष जो हमारा डेमोक्रेसी है वो हमारा सूटेबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे प्रतिनिधि वाला जो डेमोक्रेसी है वो हमारा है। यानी हम सरकार बनाने के लिए, सरकार हम बनाते हैं और सरकार कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। डायरेक्ट पब्लिक है वो शासन नहीं करते हैं। पब्लिक क्या करते हैं? या तो सांसद या विधायक। राज्य सरकार के लिए विधायक चूज करती है, केंद्र सरकार के लिए सांसद चूज करते हैं। तो सांसद और विधायक बाद में विधायक हमारा मुख्यमंत्री बनाता है और सांसद हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाता है। इस तरह से प्रतिनिधि वाला हमारा लोकतंत्र है। और भारत का लोकतंत्र जनप्रतिनिधि आधारित है। और भारत का जो लोकतंत्र है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे 2024 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 97 करोड़ मतदाता हैं और 18 वर्ष से सभी जो हमारे नागरिक हैं वो मतदान करने का अधिकार इनके पास है। तो ये रहा दोस्तों लोकतंत्र के बारे में, शासन के बारे में, सरकार के बारे में, नियम कानून के बारे में, विधायिका
कार्यपालिका न्यायपालिका के बारे में इस अध्याय में जो दिया गया था कंटेंट उसको हम लोग समराइज करके यहाँ पे डिस्कस किए। तो वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।